सिस्टम यानी बीबीपीएस, ये अच्छी खबर है एनआरआईज के लिए जो देश में पैसे भेजते हैं, बिल चुकाते हैं, वो डायरेक्टली इसके ज़रिए बिल चुका पाएंगे। पहले उन्हें खाते का सहारा लेना पड़ता था, बैंक खाते का, फिर पैसे ट्रांसफ़र होते थे, लेकिन अब डायरेक्ट बिल का भुगतान हो पाएगा। लेकिन समझते हैं इसकी निटी-ग्रिटीज़, कैसे काम करेगा, किन बातों का ख्याल रखना है, किन किन मोर्चों पर राहत मिलेगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी जी। नमस्ते जितेंद्र जी, स्वागत है आपका मनी 9 पर। सबसे पहले तो आरबीआई की गाइडलाइंस जरा बताइए, ये बीबीपीएस को लेकर के क्या आई हैं? देखिए, आरबीआई ने बीबीपीएस सिस्टम लॉन्च किया था, यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसके अंतर्गत एक सिंगल पोर्टल अब रहेगा जिसके थ्रू आप किसी भी तरह का बिल भुगतान करना है या आगे चल के स्कूल फीस, इनकम टैक्स, किसी भी तरह का आपको पेमेंट करना है तो अलग अलग एग्रीगेटर्स पे ना जाके, अलग अलग पेमेंट सिस्टम पे ना जाके एक सिंगल स्टैंडर्ड सिस्टम लॉन्च किया जिसके थ्रू आप किसी भी तरह का पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि आप म्यूचुअल फंड पेमेंट या इंश्योरेंस पेमेंट, ये पेमेंट भी आप इस सिंगल सिस्टम के थ्रू कर पाएंगे। तो अगर इस सिस्टम को देखें तो एक सिंगल पोर्टल है जिसके थ्रू आप किसी भी तरह का पेमेंट जो करना चाहते हैं, और वो किसी भी मोड में करना चाहते हैं, कैसे भी करना चाहते हैं, कैश है, ऑनलाइन है, डिजिटल है, कैसे भी करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल जितेंद्र जी, मुझे लग रहा है डिजिटल भारत बनने के तरफ ये एक अहम कदम होने वाला है। इससे आपको क्या लग रहा है कि जो एनआरआईज विदेशों में रहते हैं उनके लिए कितनी आसान अब जिंदगी हो जाएगी? देखिए, एनआरआईज के लिए अभी तक क्या था कि अगर किसी भी तरह का पेमेंट करना होता है तो अगर भारत में किसी भी तरह का पेमेंट करना है तो एनआरओ अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता था, एनआरओ अकाउंट से पेमेंट होता था, तो ये लेयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स होते थे। बीबीपीएस के थ्रू, जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को भी अलाउ करता है, बीबीपीएस के थ्रू एनआरआई जहां बैठे हैं वहीं से अपना किसी भी तरह का पेमेंट है, बिल पेमेंट है या जैसे मैंने कहा किसी भी तरह के इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड पेमेंट या किसी भी तरह के पेमेंट है, इन पेमेंट को वहीं से वो कर पाएंगे इस सिंगल सिस्टम के थ्रू। यानी कि अब वो जो लेयर ऑफ ट्रांसफर है वो नहीं करना होगा। अगर आपको कोई पेमेंट करना है, आप यूएस में बैठे हैं, आप कहीं किसी और कंट्री में बैठे हैं, वहीं से बीबीपीएस सिस्टम के थ्रू, एक सिंगल पोर्टल के थ्रू आप अपना पेमेंट जो है वो करते चले जाएंगे। तो एक ईज ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो एनआरआईज को यहाँ पे मिल गया है। तो इससे आपको लग रहा है रेमिटेंस पर भी असर पड़ेगा, और ये अच्छी बात हो सकती है हमारे लिए इस समय जब डॉलर और रुपए के संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है? देखिए, फॉरेन रिजर्व हर कंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। फॉरेन रिजर्व का मतलब है कि आपके पास बहुत ही एडिक्वेट फंड है अपनी एक्सटर्नल बोरोइंग को मैनेज करने के लिए, और यूएस और डॉलर और रुपी के बीच में जो भी घटता है या बढ़त होती है तो उसको मैनेज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेक्स रिजर्व के थ्रू। अब क्योंकि ईज ऑफ पेमेंट सिस्टम हो रहा है तो इससे ऑब्वियसली जो पेमेंट है वो फास्ट हो जाएगा, किसी भी तरह का पेमेंट है वो फास्ट हो जाएगा। अब वो रेमिटेंस होता है या कोई डिजिटल के थ्रू कोई बिल पेमेंट होता है, तो जब इतना फास्ट पेमेंट सिस्टम हो जाएगा तो मेरी राय में हमारे लिए अगर कंट्री की जो है बहुत बड़ा फायदा होगा। और जब ईज ऑफ ट्रांजेक्शन होता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी ज्यादा अच्छा करती है। तो $1 की कीमत जो है 80 रुपए को क्रॉस कर रही है। ऐसे में आपको लगता है कि इस कदम से रुपए को सहारा मिल सकता है या इससे कोई उसका लेना देना नहीं होगा? देखिए, अगर आज की डायरेक्शन में देखें तो आरबीआई जो है फॉरेक्स रिजर्व को मैनेज कर रहा है। आरबीआई इस जो वीकनेस ऑफ रुपी है इसको मैनेज कर रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री काफी हद तक इंपोर्ट पे डिपेंड करती है। तो अब इस ऐसी सिचुएशन में क्या इससे आरबीआई को सहायता मिलेगी? मेरी राय में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एनआरआईज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एनआरआईज के थ्रू हमारा फंड रेमिटेंस आता है, इतना बड़ा रेमिटेंस आता है हर साल। एनआरआईज को अगर हम कोई ऐसी सुविधा देते हैं जिससे ईज ऑफ ट्रांजेक्शन होता है तो किसी भी तरह का अगर हमको रिजर्व मैनेजमेंट करना है तो उसमें हेल्प आउट होता है। तो मेरी राय में इससे जो है आगे चल के अभी की शायद सिचुएशन में हेल्प आउट ना हो, और ये क्योंकि अभी अभी कदम आया है, अभी इसके थ्रू जब पेमेंट शुरू होंगे तो हमें पता लगेगा कि कितना आसान है एनआरआईज के लिए
और कैसे मैनेज हो रहा है, तो आगे चल के मेरी राय में इंडिया को जो है बहुत बेनिफिट होगा, हमारी इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट होगा, जिस तरह से ये ईज ऑफ ट्रांजेक्शन एनआरआईज के लिए आया है। ठीक है। और अभी जैसे जितेंद्र जी ने कहा कि वो कितना पैसा भेजते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि पिछले वित्त वर्ष 89 अरब डॉलर जो हैं वो भेजे थे एनआरआईज ने भारत में, और उनके लिए ये एक आसानी वाली खबर है। अब अगर बीबीपीएस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी फिनटेक कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं, तो एनआरआईज अगर इस प्लेटफॉर्म का सहारा लेंगे तो जो फिनटेक प्लेटफॉर्म है उनके लिए भी अच्छी खबर है। देखिए, सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप बीबीपीएस सिस्टम को समझें तो बीबीपीएस के अंदर एनपीसीआई जो वो सेंट्रल यूनिट है, और इसमें ऑपरेशन यूनिट होंगे। ऑपरेशन यूनिट होंगे बैंक, नॉन बैंक एंटिटीज, ये सारे ऑपरेशन यूनिट होंगे जो फाइनली जो ट्रांजैक्शन है उसको जो है प्लेस करेंगे, उसके थ्रू ट्रांजैक्शन प्लेस होगा। और जितने भी ऑपरेशन यूनिट है, फाइनल जो सेटलमेंट होगा वो बीबीपीएस सेंट्रलाइज जो यूनिट है, जो एनपीसीआई है, उसके थ्रू होगा। अब इसमें जितने भी बिलर्स हैं, जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं, जितने भी पेमेंट सिस्टम है, सब इसमें जुड़ जाएंगे एज एन ऑथराइज्ड एजेंट। उनके थ्रू जो है ये सिस्टम किया जा सकता है। तो मेरी राय में एग्जिस्टिंग जो फिनटेक कंपनीज है या बैंक्स है, नॉन बैंकिंग कंपनीज है, ये सभी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सिस्टम हो जाएगा। अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग जो है सिस्टम पे नहीं जाना होगा, एक स्टैंडर्ड सिस्टम होगा जिसपे एनआरआईज, नॉन एनआरआईज, रेजिडेंट इंडियन सब कस्टमर्स के लिए एक सिस्टम के थ्रू अगर सब ट्रांसफर हो जाए, सब पेमेंट सिस्टम अगर आ जाए, तो मेरी राय में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कस्टमर्स दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। बिल्कुल। तो एक ईज ऑफ ट्रांजैक्शन हम देखेंगे जो हो पाएगा। एनआरआईज जो भारत में अपने बिल को चुकाना चाहते हैं उनके सहूलियत के लिए बीबीपीएस में ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। जितेंद्र सर, कुछ सवाल जो हमारे दर्शकों को हैं वो अब आपके सामने मैं लेकर आती हूँ। निशांत सक्सेना का सवाल सबसे पहले लेते हैं। निशांत तो बता रहे हैं कि उनका बेटा जो है वो अभी रशिया में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, उसकी फीस और अन्य खर्चों के लिए भुगतान करने में उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है। क्या हमें भी भारत से विदेश में बीबीपीएस के जरिए बिल भुगतान करने का विकल्प मिलेगा क्या? देखिए, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है मेरी राय में। अभी जो है, जो अभी अलाउ किया आरबीआई ने, वो एनआरआईज के लिए पेमेंट सिस्टम अलाउ किया है, यानी कि वो अपना बिल पेमेंट या किसी भी तरह का पेमेंट है वो कर सकते हैं। बट मेरी राय में आगे चल के ये फैसिलिटी भी आ सकती है, और अगर ये फैसिलिटी आती है तो शायद वो भुगतान भी आप कर पाएंगे। बट अभी जो गाइडलाइंस आई हैं आरबीआई की फिलहाल एनआरआईज के लिए, वो पेमेंट सिस्टम को लेके है, वो जो भी वो बिल पेमेंट करना चाहते हैं वो उसके थ्रू कर सकते हैं। राइट। तो अभी जो है ये एक तरफा मामला है, विदेश से जो लोग पैसे भेजना चाहते हैं उनके लिए ये बीबीपीएस काम करेगा। हो सकता है भविष्य में हम देखेंगे कि इसको दो तरफा, यानी जो लोग भारत से विदेश में कुछ पेमेंट्स करते हैं उनके लिए किया जाए। प्रशांत राय का सवाल लेकर आते हैं। मैंने फ़ोन पे के ज़रिए बिहार में माताजी के बैंक खाते में 20,000 रुपये भेजे थे। मेरे बैंक खाते से पैसे कट गए हैं लेकिन माताजी को नहीं मिले। 1 महीना हो गया है, ये पैसे जो हैं वो कैसे मिल सकते हैं? कहाँ करनी चाहिए इसकी शिकायत इन्हें? देखिए, आपने एक पेमेंट सिस्टम यूज किया है फोन पे का, तो सबसे पहले तो आपको फोन पे शिकायत करनी चाहिए वहां से जो है। और हर जो भी एक फिनटेक कंपनी है, जो भी कंपनी आरबीआई गाइडलाइंस में आती है, उनका एक रेजोल्यूशन सिस्टम होता है, कितने दिन के अंदर उनको चीजें रिजॉल्व करनी है। अगर आपकी वहां से रिजॉल्व नहीं होती है, इसके बाद आप बैंक से चेक कर सकते हैं कि किसके एंड पे ये पैसा अटका हुआ है। पहले ये चेक करने की जरूरत है, फोन पे से या बैंक से, दोनों तरफ से जब आपको रिप्लाई आ जाएगा और आपकी रिप्लाई आपको लगता है सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो फिर आप आरबीआई पे कंप्लेंट कर सकते हैं। ओम्बुड्समैन में भी जा सकते हैं अगर ये ज्यादा डिले होता है। तो मेरी राय में पहले आप जो एक प्रोसीजर होता है हर कंपनी के लिए कि आप उनका एक टैग होता है, इतने दिन के अंदर उनको रिप्लाई करना है, और अगर वो रिप्लाई नहीं कर पाते तब वो एस्केलेट होता है। तो उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, आप रिप्लाई कीजिए। और हाँ, एक और जरूर इंपॉर्टेंट कि जो भी आप कम्युनिकेट करें, रिटर्न में कम्युनिकेट करें, वर्बली कम्युनिकेट ना करें। आप रिटर्न में कम्युनिकेशन लिख लीजिए, रिटर्न में रिप्लाई लीजिए। अगर आपको सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब आपको उसको एस्केलेट कीजिए।
राइट तो सबसे पहले तो फ़ोन पे जिसके प्लेटफॉर्म से आपने पैसे भेजे उनसे बात कीजिए, बैंक से बात कीजिए, और इस तरह की शिकायतें आरबीआई भी सुनता है। उनकी वेबसाइट पर एक कंप्लेंट की एक वेबसाइट है जहां जाकर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। लेकिन सारी कार्रवाई जैसे कि जितेंद्र सर ने बताया रिटन में रखिएगा, एक रिकॉर्ड होना चाहिए आप जब भी कंपनी से किसी भी तरह की बातचीत करते हैं। तो थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। फिर होती है मुलाकात, आज के लिए धन्यवाद।